मोदी जी को रेवड़ियों से दिक्कत हो रही थी, मोदी जी को फ्री की जो सेवाएं हैं उससे दिक्कत हो रही थी। जो दिक्कत हो रही थी वो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई कि मोदी जी ने जिनको रेवड़ियां मिल रही थी उनके मुंह से भी रेवड़ियां छीन ली हैं, क्योंकि जिसको जहर बांटना पसंद हो उसे रेवड़ी की मिठास कैसे पसंद आएगी। जी हाँ दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर पूरे भारत की कुछ बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रखने वाला हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा क्योंकि इसमें वही खबरें हैं जो खबरें आपसे छुपाई जाती हैं और गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि वो आपके सामने ये खबर दिखा सके। लिहाजा आप ये जान लीजिए कि रेवड़ियों को छीनते हुए रेवड़ी के दुश्मन ने भारत के तमाम बुजुर्गों का विकास कर दिया है। जी हाँ, आपको बताऊं, ये मोदी सरकार आपको दे तो कुछ नहीं रही है, लेकिन नोच आपसे सब रही है। पहले हुआ ये था कि आपके सामानों को लूटा गया, अब आपके जिस्म की बोटियों को भी नोचा जा रहा है। जो बुजुर्ग तालियां बजाते थे, मोदी 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 ने बहुत बढ़िया काम किया, अरे भैया मोदी जी ने तो देश का विकास कर दिया है, आज वो नहीं बोल पाएंगे। आपको बताऊं, बुजुर्गों को 50% डिस्काउंट इंडियन रेलवे में टिकट में मिलता था। मोदी सरकार ने वो डिस्काउंट, वो कंसेशन, वो सब बंद कर दिया है। अब मोदी जी ने बुढ़ों का, बुजुर्गों का विकास कर दिया है। मतलब बी पॉजिटिव ना यार, शेर पाला है। अब इसको दूसरी नज़र से देखो, मोदी जी ने ये जो फ़र्क हो रहा था ना बुजुर्गों और जवानों के बीच में, वो ख़त्म कर दिया है। अब बुजुर्ग भी जवानों की तरह पूरा पूरा पैसा भर के टिकट लेके जाएंगे और टिकट लेके पूरा पूरा सफ़र करेंगे एकदम चौड़े में। कोई फ़र्क नहीं, समानता का अधिकार। सब क्या देखना पड़ रहा है। ये नया भारत है मोदी जी का, जो बुजुर्गों का बोझ नहीं झेल पाएगा। वहीं पर हर चीज पर जीएसटी के बाद दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, या कहूं हिंदुस्तान के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स के रूम पर, जिसका किराया 6000 था, उस पर अब 5% जीएसटी ठोक दिया गया है। सरकारी दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं। दनादन रेवड़ियां आपके मुंह से छीनी जा रही हैं। फ्री का कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आपको जिंदा रहने के लिए भी जीएसटी भरना पड़ेगा। सिर्फ मरना आसान है। जी हाँ, सरकार ने ये क्लियर किया है कि मरने के बाद जो भी कार्यक्रम होता है अंतिम, समझ रहे, कब्र तक जाने का और जलाने का और अंतिम संस्कार का, उस किसी भी सामग्री और किसी चीज़ पर जीएसटी नहीं है। देखो, मरना तो देखो यार फ्री कर रखा है एकदम। मोदी मोदी चलिए सब लोग खड़े होकर निर्मला ताई जी के ताली बजाएंगे और धन्यवाद अदा करेंगे। चलिए, इसी के साथ आपको बता दूं कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। प्रेसिडेंटल इलेक्शन में जीत चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी के बड़े बड़े लीडरान ने इनका स्वागत किया है, खूब जश्न मनाया है। और आप जानते हैं कि जश्न क्यों मनाया है, क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट चेहरे ने जीता है। अब आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाली स्थितियां क्या हो सकती हैं, और इस पर मुझे ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर ही इस चीज़ का इफ़ेक्ट देखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इसी के साथ भारत के असली शेर, जो मिट्टी का नहीं है, जो सच में आपको दुबला पतला दिखता है लेकिन उसकी छाती सच में 56 इंच साबित हुई है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद जुबैर की। आखिरकार सत्यमेव जयते, वो बाहर आ गए हैं और असल में सारी जो डर और सारा जो खौफ निकल कर सामने आया है वो मोदी सरकार का ही खौफ निकल के आया है। आपको सब कुछ पता है कि किस प्रकार से उनको बेल मिली। एसआईटी का जो गठन किया गया था वो भी
खारिज कर दिया है कोर्ट ने। जब कुछ भी नहीं मानी गई बात सरकार के वकील की, तो सरकार के वकील ने असली बात मुंह से बोली। सरकारी वकील ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को अगर आप रिलीज कर रहे हैं, बेल पर रिहा कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है, लेकिन कम से कम उनको ट्वीट करने पर ब्लॉक किया जाए, बैन किया जाए, पाबंदी लगाई जाए। यह है असली डर। इस स्क्रीन पर देखिए, कल के अखबार का, टेलीग्राफ का मेन टाइटल क्या है फ्रंट पे? योगी बेयर इट। योगी बर्दाश्त करो, बर्दाश्त का मादा रखो। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि मोहम्मद जुबैर ट्वीट के जरिए ही संघियों के प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ को नंगा कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक से बड़ा एक जाल फेंका गया। लेकिन कहा यह जाता है, जो साबित हुआ है कि सत्यमेव जयते। हमारे हिंदुस्तान का, हमारे इस भारत का संविधान अभी भी इतना ताकतवर है। इतने जुल्म, इतने सितम, इतनी मक्कारियों के बाद भी हमारे देश के संविधान में इतनी ताकत है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं इंसाफ के रास्ते पर मौजूद है। जब वकील ने बोला कि इनको ट्वीट करने से बैन कर दिया जाए, तो जज साहब ने कहा, आप वकील हैं, आपको बहस करने से मैं रोक नहीं सकता, तो एक पत्रकार को मैं ट्वीट करने से, बोलने से कैसे रोक सकता हूं? और डरने की क्या जरूरत है? इतना डर क्यों? यही बात बोलना जज का योगी सरकार और मोदी सरकार को सबसे बड़ा झटका है। खैर, सारे गोबर खोरों के मुंह पर गू पड़ा और मोहम्मद जुबैर बाहर आ गए। बाकी आपने पूरे भारत में जब से मोदी सरकार आई है, विकास के नाम पर कितनी बर्बादी हुई है, आप ये देख रहे हैं। मोदी जी ने जो भी अपने हाथ से काम किए हैं वो सब बर्बाद हुए हैं। जिस इंसान से हाथ मिलाया है उसके हाथ से सत्ता चली गई। जिस जगह का उद्घाटन किया वो जगह ही बर्बाद हो गई। इसका लाइव एग्जाम्पल बुंदेलखंड है। कुछ दिन पहले बुंदेलखंड के हाईवे का उद्घाटन करते हुए 5 दिन पहले मोदी जी ने कहा कि जो काम 36-38 महीने में होने वाला था वह 28 महीने में होगा। इतनी तेजी से विकास सिर्फ मोदी सरकार कर रहा है। दोस्तों, वही बुंदेलखंड का रोड तबाह, बर्बाद और टुकड़ों में नजर आ रहा है। 5 दिन पहले जिसका उद्घाटन हुआ था, 5 दिन बाद पहली ही बारिश को बुंदेलखंड का वो हाईवे नहीं झेल पाया। सबसे पहले खुद एनडीटीवी की एक रिपोर्ट का छोटा सा अंश देख लीजिए, क्योंकि सबूत और रेफरेंस जरूरी है। करोड़ों रुपए खर्च करके जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया वो कल तेज बारिश से जगह जगह से धंस चुका है। आपको बता दें कि 16 जुलाई को ही पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और अब इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। एनडीटीवी का आपने देख लिया, अब ये आपकी स्क्रीन पर क्लोजअप देखिए। ये है वो रोड जो पूरी तरह से धंस चुका है और सिर्फ ये इस एक्सप्रेसवे का एक हिस्से का हाल है। आगे कई जगह बताया जा रहा है इसी तरह के गड्ढे और क्रैक आ चुके हैं पहली ही बरसात में। दोस्तों, यही सड़क चीख चीख के मोदी जी के विकास और उनके काम की असलियत बयान कर रही है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि जब जब सरकार डरती है, पुलिस और ईडी को आगे करती है। अब आपको बता दूं कि निशाने पर सरकार और ईडी के सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आपको बताऊं, फिलहाल कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी और सोनिया गांधी लगातार उनके निशाने पर हैं। आपको बता दूं कि सोनिया गांधी, जिनकी उम्र 70 साल हो चुकी है, उनको भी ईडी के जरिए डराने धमकाने की कोशिश लगातार जारी है, जिनको समन भेजा गया और सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर पहुंचना पड़ा और वो पहुंची, जिसके विरोध में कांग्रेस के लीडरान ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में खतरनाक जोरदार प्रदर्शन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद
रहा है तो क्या पहले यह आग्रह किया गया था ईडी से कि घर पे पूछताछ करे आके, क्योंकि मैडम बीमार हैं? मैंने कहा आग्रह करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। जो उनकी पर्सनैलिटी जो उनको आ रहा है एक, और जो 70+ एज है उनकी, उसमें मतलब ईडी खुद को कहना चाहिए हम करा के पूछताछ करेंगे आप, मेरा मानना। सर, केंद्रीय एजेंसी का आपने सरासर दुरुपयोग बताया इस मामले। 1 मिनट, ये तो पूरे देश में हो रहा है, सरकारें गिराने का काम यही कर रही है। इतना ही नहीं, आप सभी जानते हैं कि ईडी का इस्तेमाल सरकार अपने लिए कर रही है, विपक्ष को डराने धमकाने के लिए कर रही है। तो बिहार के ईडी के दफ्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाकर कालिक पोत दी। दोस्तों, अब बात करेंगे मोदी जी के गांव के लोगों के बारे में। मोदी जी के खुद के गांव के लोग मोदी जी के बारे में और मोदी की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। आपको बता दूं कि उनके ही गांव के एक व्यक्ति ने कई सारी बातें खोल डाली हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो चुका है। अगर अच्छी लग रही है सरकार वो बताइए, नहीं अच्छी लग रही वो मैं मोदी का गाँव का हूँ जी, मैं ड्राइविंग करता हूँ जी, लेकिन इतना परेशान बहुत परेशान है सब। अच्छा, आप मोदी जी के गाँव के हूँ जी, पर ड्राइविंग करता हूँ हिम्मतनगर में। मैं वडनगर के हूँ। अच्छा, वडनगर के हैं, तो बताइए प्रॉपर आप वहाँ से, तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों परेशान? मोदी साहब से सबसे सब परेशान, कोई भी उद्योगिक गण हो, मगवाड़ी में गण हो, काम बहुत कहीं ना कहीं उनके आसपास के जो लोग भी रह रहे हैं वो लोग परेशान, सब परेशान। इसी के साथ मुझे यकीन है कि आप जज लोया को नहीं जानते होंगे। ये किताब आ चुकी है, जज लोया, हु किल्ड जज लोया। नहीं पता आपको, मैं बताता हूँ, कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इस तस्वीर को दिमाग में रखिएगा। सीबीआई के एक जज जस्टिस लोया, जो कि सिर्फ एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, वो भी देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह के खिलाफ। इनसे पहले एक जज का तबादला किया जा चुका था, क्योंकि अमित शाह जी सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं आ रहे थे। तो जज ने परेशान होके अमित शाह जी के वकील को लताड़ लगाई और कहा कि फला डेट पर आना पड़ेगा अमित शाह जी को कोर्ट के अंदर, जिसके बाद उस डेट से पहले ही उन जस्टिस को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन मेन बात आपको बता दूं कि जो ट्रांसफर किया गया, जब ये केस शुरू हुआ था तो कोर्ट का ये फैसला था कि इस केस पर सुनवाई सिर्फ एक जज करेगा, लेकिन जज का तबादला कर दिया गया। अब उनके तबादले के बाद जस्टिस लोया को लाया गया। 1-2 सुनवाई में जस्टिस लोया ने छूट दी, लेकिन उसके बाद जब अमित शाह जी पेश नहीं हुए तो जस्टिस लोया भी बिगड़ गए। उन्होंने अमित शाह के वकील को साफ कह दिया कि अमित शाह को सुनवाई में शामिल होना ही पड़ेगा। और ये बात सभी जानते हैं कि अगले ही दिन जस्टिस लोया की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, कत्ल हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि कौन था, कैसे हुआ, क्या हुआ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब कुछ इस किताब में मौजूद है। खैर, जस्टिस लोया तो मारे गए, खत्म हो गए। उनके बाद एक नया जज आया। उस नए जज के आने के ठीक 1 महीने बाद माननीय गृह मंत्री माननीय हो गए और केस से बाइज्जत बरी हो गए। क्रोनोलॉजी समझिए। जस्टिस लोया के रहस्यमय तरीके और यकीन न करने वाली मौत के इतने सारे सबूत हैं, यानी ऐसे सबूत जिससे साबित होगा कि ये कत्ल है। उन सभी सबूतों को इकट्ठा करने वाले वरिष्ठ पत्रकार, या कहूं कि देश के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में से एक जर्नलिस्ट जिनका नाम निरंजन है, इन पूरे मामले के सबूत इकट्ठा कराए और किताब में लिखा। इन्होंने ये पूरी किताब लिखी जिसको मैंने आपको दिखाया। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर ये किताब मौजूद है, आप जाइए, जिस किताब का नाम है हु किल्ड जस्टिस लोया। खैर दोस्तों, इस किताब को खरीदिए, आपको वो सब चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। दूसरी तरफ देश में पवित्र दौर चल रहा है, कांवड़ियों का दौर चल रहा है।
इसी बीच में एक तस्वीर सामने आई है जिसमें प्रशासन के व्यक्ति, पुलिस इंस्पेक्टर वर्दी के अंदर बजाय कानून व्यवस्था का ध्यान रखने के उस भीड़ का हिस्सा बनकर नारेबाजी करते हुए देखे गए हैं। इस वीडियो को मैं शेयर नहीं कर रहा हूं, इस वीडियो को एबीपी के पत्रकार ने शेयर किया है। स्क्रीन पर पहले आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। संजय त्रिपाठी लिखते हैं कि वर्दी उतारो और साधु बनो, क्या समस्या है और किसने रोका है? कहीं से लगता है कि इन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्हें ड्यूटी पर लगाया गया है। पढ़ लिया आपने ट्वीट, संजय त्रिपाठी एबीपी के जर्नलिस्ट। अब वीडियो देखिए। खैर दोस्तों, बात इन्होंने सही कही या गलत कही आप समझ सकते हैं, लेकिन इनके ट्वीट के अंदर जब आप कमेंट्स जाकर पढ़ेंगे, जिसको हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, खुल्लम खुल्ला गाली गलोच इन्हीं के धर्म के लोगों को, क्योंकि देखिए हिंदू राष्ट्र का कीड़ा दिमाग में डाल दिया गया है, समझ रहे हैं। तो अब त्रिपाठी जी को खुलेआम त्रिपाठी ही समाज के, हिंदू समाज के ही नीचे गालियां लिखना कमेंट में शुरू कर चुके हैं। ये नया भारत मोदी जी ने बनाया है। अब दोस्तों इसी खबर को देख लीजिए। गाजियाबाद में 26 जुलाई तक कांवड़ियों की वजह से, कांवड़ यात्रा की वजह से सभी स्कूल और सभी कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं लिख के दे सकता हूं, मजाल है इसको आप उल्टा कर दीजिए। अगर ये किसी मुस्लिम समुदाय का प्रोग्राम होता और स्कूल बंद करने की, अरे स्कूल बंद, हाफ डे अगर लगा दिया जाता, अगर जल्दी स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो पूरे देश में ना मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता, लोग सड़कों पे उतर जाते, हिंदुत्व सबसे बड़े खतरे में आ जाता। लेकिन किसी भी मुसलमान को इस चीज़ से तकलीफ नहीं हुई है, क्योंकि मुसलमान भारत की जान है। मुसलमानों ने ये सब देखा है, सब्र किया है, और मुसलमानों को पता है कि वो कितना गिर सकते हैं। मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी हिंदू धार्मिक प्रोग्राम से कोई तकलीफ नहीं। यह बस बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, हर भारतीय हिंदू को डराना इस्लाम से, मुसलमान से। फॉर एग्जाम्पल, लुलु मॉल को मैं भी नहीं जानता था, ससुरा लुलु लल्लू लुलु पता नहीं क्या, आज सारी दुनिया जानने लगी है। इन संघियों में ये तो पावर है, किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो उल्टा फेमस हो जाता है। खैर, सारी दुनिया लुलु मॉल को जानने लगी है। दूसरी तरफ लुलु मॉल में जिन लोगों ने नमाज पढ़ी थी उन पर कार्रवाई भी की गई, एफआईआर भी किया गया, सब कुछ किया गया। उसके बाद नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। अब रेलवे स्टेशन पर, इस तस्वीर में देखिए, अब रेलवे स्टेशन पर, हाँ ये देखिए पूजा कर रहे हैं बैठकर, और वीडियो शेयर करने वाला पता है कौन है? अभय प्रताप सिंह, यानी सुदर्शन चैनल का पत्रकार। मुझे तो कभी कभी लगता है देश में नफरत, आतंक और दहशत फैलाने के लिए खासकर यही चैनल के लोग खुद अपने आदमियों से काम करवाते हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई साहब, तुम ट्रेन के ट्रैक पर बैठ के पूजा करो, तुम ट्रेन के इंजन पर बैठ के पूजा करो, तुम हर जगह बैठकर पूजा करो, किसी भी मुसलमान को कोई दिक्कत ही नहीं है। दोस्तों आप ये देखिए कि ये सुदर्शन चैनल का मकसद क्या है। मुसलमान को दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखाएंगे कि देखो हमने भी तो पढ़ी है। तो ये अपने धर्म का प्रमोशन अपने धर्म के लिए, अपने भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपने धर्म का पालन सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं और सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हो इससे ये रहा है कि इस्लाम और उससे ज़्यादा हाँ साफ होके निखर रहा है कि देखो भाई इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। खैर, फिर वही कहना है कि भाई रेलवे स्टेशन पे पढ़ो, हवाई जहाज़ के अंदर पढ़ो, हवाई जहाज़ की छत पर पढ़ो, कहीं भी पढ़ो भाई, कहीं भी तुम पूजा करो, कोई अपना मंत्र पढ़ो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत है, ये भारत है।
तकलीफ तुम्हें होती है, हमें नहीं होती, क्योंकि हमें पूजा से डर नहीं लगता, तुमको नमाज से डर लगता है। खैर, अब मेन बात यह है कि अगर भारत सरकार का दोगला रवैया नहीं है तो जब लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने वालों को, जिन्होंने 18 सेकंड में कहा जा रहा नमाज पढ़ ली थी, उन पर FIR हो सकती है, तो इन पंडित जी पर, ये भाई साहब जो पूजा कर रहे हैं, इन पर क्यों नहीं हुई? हम नहीं चाहते कि FIR हो, लेकिन मैं आपको दोगला रवैया दिखाना और समझाना चाहता हूं। खैर, रामराज आ चुका है और इस रामराज में क्या क्या हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते। आपको लग रहा है यहाँ इंसाफ मिल रहा है, तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। यहाँ जुल्म सब पर हो रहा है, महंगाई सबकी वाट लगा रही है, लेकिन आंख नाक मुंह को हाथ से दबाए उनको लगता है कि चीखे ना, अपना दर्द इसलिए बर्दाश्त करेंगे ये सोच के कि जितना हमको हो रहा है उतना अब्दुल को भी हो रहा होगा। खैर, स्क्रीन पर इस पोस्ट को देखिए, ब्लर कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें, शॉर्ट में समझिए। ये मामला हिंदुत्व की तरफ किस तरह से बढ़ रहा है, ये देश हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है और रामराज है, ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद ये खबर सुनिए। मोनिका चौहान नाम की महिला है, शादीशुदा हैं, अपने परिवार के साथ देवरिया में रहती हैं। हुआ ये कि रात को 2:30 बजे इनके घर में दूसरे, इनके पड़ोस के ही, इनके मोहल्ले के ही आपसी रंजिश थी। वो घर में घुसते हैं, सतीश कुमार नाम का, और वो कई लोगों के साथ घुसता है। FIR की कॉपी भी इसी के अंदर है, लेकिन हम खोल के इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उसमें एड्रेस है, मोबाइल नंबर है कंप्लेनेंट का, इसलिए हम आपको दिखा नहीं रहे हैं। हालांकि आप ट्वीट पे जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो इनका मोनिका चौहान नाम का जो ट्विटर अकाउंट है, आप जाएंगे तो उस पर सब कुछ मिलेगा। तो मामला ये है कि रात को 2:30 बजे इनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। ये अपने परिवार के साथ छत पर सो रही थी, इनके पति को किनारे लिया जाता है, उनके ऊपर चाकू से हमला किया जाता है। इस महिला के ऊपर भी चाकू से हमला किया जाता है, जिनका नाम मोनिका चौहान है। पेट में चाकू घोंप दिया जाता है। दूसरी तरफ पति को पीटा जाता है। पति जैसे तैसे अपने बच्चों को लेकर वहां से गली की तरफ भागने में कामयाब हुआ और फिर उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, पुलिस जैसे ही वहां पहुंचने शुरू हो गई और हमलावरों को पता चल गया कि पुलिस आने वाली है, तो वो आनन फानन वहां से भागने लगे। भागने से पहले जिस पुरुष ने, जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूं, सतीश कुमार सिंह, ठीक है, उसने जो महिला को लगातार चाकू से मार रहा था, उसने हाथ पैर बांध दिए थे महिला के, मुंह पे रस्सी भी बांध दी थी, आप देख रहे हैं। उसने प्राइवेट पार्ट में महिला के डंडा घुसाकर छोड़ दिया। भागते भागते डंडा प्राइवेट पार्ट में घुसाया और उस महिला को उसी तरह से, मोनिका को वहीं छोड़कर फरार हो गया और कहता हुआ गुजरा कि जान से मार देंगे, जो करना कर लो। तो देखिए दोस्तों, हमला करने वाले हिंदू, जुल्म सहने वाले हिंदू और हिंदू राष्ट्र, रामराज, उत्तर प्रदेश, कोई जहां पर क्राइम नहीं, जस्टिस अभी तक नहीं मिला है। देवरिया पुलिस का कहना यह है कि FIR दर्ज किया गया है और विविध कार्रवाई हम कर रहे हैं। समझाना यह है आपको कि यह नया इंडिया है, यहां पर हिंदू बहुत खुश है। इसी प्रकार से हिंदू युवा युवतियों को हिंदुत्व का जहरीला नफरत का कैप्सूल खिला दिया गया है। अब आपको हंसी आएगी। इस पोस्ट को देखिए। प्रीति शेरगिल नाम की फेसबुक पे एक महिला है। हम फोटो इसका ब्लर कर रहे हैं क्योंकि इन्हें तो शर्म नहीं आती, लेकिन हमको आती है। हिंदू पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, ठीक है, ये कह रही है कि हिंदू पॉपुलेशन कम हो रही है और इसके चलते हुए हमारी धर्म की महिलाओं की, हर लड़की की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर औरत 4 से 5 बच्चे पैदा करे। तो पहले तो यहाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ लपर झंटसिया से कि ये बताओ लपर झंटसिया, तुमको तुम्हारे मोदी जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जो हैं और उनके अलावा खासकर योगी जी जो बाबा जी हैं, जो बोले थे, उनके बारे में सुनाई नहीं देता है क्या? उन्होंने बोला था 1 से 2 बच्चे, और तुमको ये भी नहीं पता उन्होंने बोला था कि सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी जिसके 2 से बच्चे ज़्यादा होंगे। यहाँ पर वो पॉलिसी क्यों अप्लाई नहीं होती है? खैर दोस्तों, ज़रा आगे बढ़ते हैं, आप सुनिए इनकी बात। कहती हैं कि हर लड़की को 4 से 5 हिंदू पैदा करने चाहिए और सतयुग में आदमियों की 2 से 4 बीवियाँ हुआ करती थी।
और ऐसा करने के बाद अगर महिलाएं इसमें आगे बढ़ती हैं और आज महिलाएं हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ा सकती हैं, तो महिलाओं को आगे आना चाहिए, हिंदुत्व के लिए आगे आना चाहिए। और हिंदुत्व के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने पति को, फ्यूचर हस्बैंड को 2-3 औरतों के साथ शेयर कर सकूंगी, मैं करना चाहूंगी और हर औरत को यह करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब इनका दोगला मूतपना देखिए। जब मूत पीते पीते आदमी का दिमाग पर चढ़ जाता है पेशाब, तो ये होता है। सतयुग में एक आदमी की 4 बीवियां हुआ करती थीं। अबे लवड़ासुर, यही तो इस्लाम के दौर में भी हुआ करता था। सतयुग में पहले जो 4-4 बीवियां हुआ करती थी, 2-2, 3-3। अब तो पूरे मुश्किल में भारत में तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जिसकी 4 से 3 बीवियां हो, 2 बीवियां हो। बहुत मुश्किल होता है, कोई मिल जाता है तो 2 बीवी वाला मिल जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों, क्रोनोलॉजी, ये करें तो धर्म की लड़ाई, दूसरे करें तो गुंडाई। समझ रहे हैं? खुद खाएं तो हलवा, दूसरे खाएं तो गोबर। बहुत बढ़िया भाई साहब, दोगलापंथी की इंतहा। और ये कह रही हैं कि अपने पति को, अपने मियाँ को ये 4-5 महिलाओं के साथ शेयर कर सकती हैं। यार अल्लाह, ऐसी बीवियां सबको दे भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये लड़की कामयाब है भाई, ये देश का भविष्य है। इसी के साथ दोस्तों, खुशी की खबर आपके सामने रख रहा हूं। मोदी जी के परम क्लोज बेस्ट फ्रेंड गौतम अदानी, आप स्क्रीन पर एनडीटीवी की रिपोर्ट और दुनिया भर की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अदानी ने बिल गेट्स को पछाड़ते हुए पूरी दुनिया के 4थे नंबर के सबसे अमीर आदमी हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, इस मुल्क के गरीब बेरोजगार हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में बिजी रहेंगे। ये हिंदू को क्या करना है, अपने को तो हिंदू मुस्लिम करना है ना बाबा। वहीं मोहम्मद जुबैर की रिहाई से उन सभी आतंकवादियों के पेट में दर्द हो रहा है जो देश को लगातार तोड़ने का काम कर रहे हैं और मुसलमानों के कत्लेआम के भूखे हैं। स्क्रीन पर देखिए, कोर्ट का खुलेआम तौर से अपमान करने वाला सुदर्शन चैनल इस पोस्ट के जरिए किस प्रकार से, सवाल यह है कि क्या ये जज को नहीं दिखता, क्या ये कानून के सलाहकारों को इसकी गंदगी नहीं दिखती। देखिए, सरकार किसी की भी हो पर सिस्टम तो हमारा है, क्योंकि आप ये देखिए, मतलब सरकार किसी की भी हो, मुसलमान कह रहा है, और दूसरी तरफ मुसलमान इसने अपने ग्राफिक्स में दिखाए हैं, कहा कि सरकार किसी की भी हो पर सिस्टम तो हमारा, और नीचे कोर्ट दिखा दिया है। आप समझ रहे हो, कोर्ट का अपमान। लेकिन मजाल है कोर्ट इनको कुछ कहे नहीं कहेगी। खैर, इनका काम ही यही है। सुदर्शन की जहां बात हो रही है, ये वो गोबर दर्शन है, ये हक देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अब उस गू से जो गंदगी, जो बदबू फैलती है, वो पूरी फिजा को खराब करती है। फिर जब आगे से जाके पता चलता है कि भाई ये इसने हगा था, तो इससे पहले कि आगे की भीड़ आकर चेक करे कि इसने हगा था, तो वो गोबर जब तक साफ कर लेता है खुद ही पीछे से आके। आसान कर देता हूं, फर्जी ट्वीट, नफरतिया ट्वीट हमेशा ये करता है। स्क्रीन पर देखिए, सुदर्शन के आतंकवादी चैनल ने, आतंक नहीं तो क्या है, देश को तोड़ने का काम करना मेरे लिए सबसे बड़ा आतंक है भाई। ये देखिए, संतोष चौहान सुदर्शन ने ट्वीट किया था, एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, साधु की जटाओं को इस मुल्ले ने इसलिए काट दिया क्योंकि वो इनके इलाके से निकल कर जा रहे थे, उनके साथ मारपीट की गई। यदि किसी मुल्ले मौलवी की दाढ़ी पकड़कर किसी हिंदू ने कर दिया होता तो अभी तक देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता। आखिर एक तरफा सेकुलरिज्म कब तक, हिंदू जागृति हैशटैग इसने डाला है। इस आतंकवादी का आपने देख लिया, इसने ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। ये ट्वीट डिलीट कर दिया इस आतंकवादी ने, क्योंकि संगी है ना, संगी डिलीट करना, माफ़ी मांगना, गू खाना, ये करते रहते हैं। अब इसकी सच्चाई मैं आपको दिखाता हूं।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, खंडवा में साधु की जटाएं काटी, तमाचे जड़े, भीख मांग रहे साधु को होटल संचालक के बेटे ने घसीटा, पीटा और गालियां दी। अब दोस्तों डायरेक्ट मैं बताता हूं और दिखा देता हूं कि मारने और पीटने वाले का नाम क्या था। देख लीजिए, युवक को हिरासत में लिया गया, फरियादी बाबा गायब है। बाबा तो चले गए, लेकिन नाम इस हमलावर का, जिसको मुल्ला बताया गया आतंकवादी चैनल के द्वारा, उसका नाम प्रवीण गौर है। समझ में आया बात? जुल्म करने वाला हिंदू, जुल्म सहने वाला हिंदू, इंसानियत से गिरा हुआ काम करने वाला हिंदू था, लेकिन उसको मुसलमान बनाकर आपके सामने सोशल मीडिया पर डालकर नफरत फैलाई गई। अब जब साबित हो गया, 10 जगह से खबरें आ गई कि भाई वो हिंदू था, तो उसने अपना हगा हुआ डिलीट कर दिया। लेकिन नफरत जहां तक फैलनी थी फैल चुकी थी। सुदर्शन यही काम कर रहा है और लगातार यही कर रहा है। दोस्तों, बीजेपी में आईएसआई और आतंकवादी संगठनों समेत कई आतंकवादी संगठनों के 500 मेंबर बीजेपी में एंटर हैं और आप जानते हैं कि वो देश के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा मैंने नहीं, खुद माननीय हमारे नेताजी कपिल मिश्रा ने ये बात कही थी। अब आपको यकीन नहीं आ रहा है तो ये वीडियो सुनिए। लेकिन आज देश को ये बताना होगा कि वो कौन लोग थे जिनके दबाव में मोदी जी ने आईएसआई को पठानकोट की जांच करने का निर्णय लिया। मोदी जी को भी ये बताना होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आरएसएस और भाजपा के अंदर बैठे हुए आईएसआई के एजेंट, आतंकवादी संगठन के लोगों ने स्लीपर सेल और जो मॉड्यूल आईएसआई के लगभग 500 स्लीपर सेल अगर भाजपा और आरएसएस में घुस चुके हैं और वहां पे निर्णय करवा रहे हैं, वहां की फंडिंग चला रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। अरे दादा, लेकिन ये हो क्या गया, उल्टा कपिल मिश्रा ही आज शामिल हो गए हैं बीजेपी में। आहा, और उन सभी जिनको ये आईएसआई आतंकवादी बोल रहे थे उनके ही, हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा फंड यही इकट्ठा करते हैं। कल तक ये जिसको गरिया रहे थे उनकी गोदी में बैठ गए हैं फुदक के। और आपको भी अगर बीजेपी में शामिल होना है, खुलकर बीजेपी की आलोचना कीजिए, और आपकी आलोचना से बीजेपी को जब फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, बीजेपी की थोड़ी सी तारीफ कर लीजिएगा, अंदर अंदर मांडवाली कर लीजिएगा, बीजेपी में उच्च पद आपको मिल जाएगा। आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले भी मैं एक्सपोज कर चुका हूं और इन आरएसएस वालों का, संघियों का तरीका बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। ये देखिए, अजीत डोभाल कौन है? हमारे भारत के एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इनका एक फर्जी अकाउंट चल रहा है जिनके 30 से 35 हजार फॉलोअर हैं। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके जरिए प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है। देखिए, अगर भविष्य में योगी आदित्यनाथ जी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें खुशी होगी। जय श्री राम लिखा इसने। कमाल की बात यह है कि एक से बड़ा एक गोबरखोर पड़ा है जो ट्वीट और रीट्वीट कर रहा है अजीत डोभाल समझकर। भारत में आपको और भारतीय जनता को क्यों जाहिल बीजेपी रखना चाहती है? जाहिल इसीलिए रखना चाहती है कि दिमाग का इस्तेमाल ही ना कर पाए कि अजीत डोभाल ऐसी बात करेंगे। कौन सा असली अकाउंट है, कौन सा फर्जी अकाउंट है, उसमें ये फर्क ही ना कर पाए, कुछ करें, दिमाग का इस्तेमाल ही ना कर पाए। दोस्तों, कमाल की बात तो ये ट्विटर की भी है कि ट्विटर ऐसे फर्जी अकाउंट को ब्लॉक, डिलीट नहीं करता, सस्पेंड नहीं करता। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के, हाँ, पंजाब के सीएम अपनी ही फॉर्म में है। स्क्रीन पर देखिए, हाँ, भगवत मान ने पॉल्यूटेड नदी का पानी पीकर दिखा दिया पीआर के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए कि देखो हमारा पानी कितना साफ है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पानी पीने के बाद दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं भगवत मान जी। गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो गया उनको। लुलु 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 मॉल बहुत चल रहा है, इरिटेशन होने लगी है। यही इरिटेशन का शिकार आजम खान भी हो गए। उन्होंने बहुत बेहतरीन जवाब दिया।
देखिए। लखनऊ में लुलु मॉल को लेकर एक विवाद चल रहा है। अमा हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा, हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टूलू टोलो, क्या साला यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है लुलु। अब मध्य प्रदेश के रतलाम में बीजेपी के प्रत्याशी हार गए, लेकिन हारने के बाद भी जश्न मनाते हुए नजर आए। देखिए। अब ये पता है क्यों नाच रहे थे इनको पता है कि हार तो गए हैं, लेकिन जीते हुए दूसरी पार्टी के नेताओं को हम खरीद सकते हैं, हमारे पापा खरीद लेंगे, सरकार हमारी तब भी बनेगी, सारे हथकंडे हैं हमारे पास। अब दोस्तों इनको पहचानिए ध्यान से, ये केंद्र मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। इन्हें आटे दाल के भाव मालूम नहीं है, भुट्टे वाले से फ्री में भुट्टा चाहते हैं। बताइए, अब ज़रा इनकी बात सुनिए। ये कहते हुए पाए गए, जब भुट्टे वाले ने बताया कि भुट्टा 15 रुपये का है, तो ये कह रहे हैं अरे इतना महंगा भुट्टा तो यहाँ फ्री में मिलता है, तुम 15 रुपये का दे रहे हो, कुछ कम नहीं करोगे? सुनिए मज़ेदार। करो करो गरम चटनी नींबू हाँ दे दो बस, अब जितने मुझे उतने ही दे दो। चल बढ़िया नमक लगा करके दो, पेपर है कुछ लपेट के देना है। हाँ कितना हो गया? 45 रुपये, इतना महंगा दीजिए। 15 रुपये का तुम सोच रहे गाड़ी देख के बता रहे, लेकिन भुट्टा नहीं, भुट्टा तो यहाँ तो फ्री में मिलता है। फ्री में 5 रुपए खरीदते। क्या नाम है तेरा? धर्मेंद्र। बेटा राम, तुम 15 रुपये में बेचते हो, क्या कीजिए? कितना कीजिए? बताइए, ये केंद्र मंत्री हैं, किसानों के खिलाफ ये रहते हैं, ऊपर से जीएसटी हर चीज पे लग रहा है मैयत को छोड़ के, और इनको भुट्टा फ्री में चाहिए। ये देश के हालात हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, रज़ाग्राफी देखिए, दुआओं में याद रखिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।